गुड मॉर्निंग जी। अब हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 12 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट। पार्ट ए को मैंने एनालिसिस तैयार कर दिया, पार्ट बी का मैंने एनालिसिस मैंने साथ साथ पोस्ट नहीं किया था, अब कराने जा रही हूँ। अगस्त में ये पोस्ट हो रहा है, कुछ स्कूलों में थर्ड बुक स्टार्ट हो गई है, सेकंड नहीं कराई है, उसके बाद थर्ड स्टार्ट कर दी। बट मैं ये बोलूंगी कंपनी अकाउंट जो है ना, वो कराने के बाद सेकंड बुक कराने के बाद ही उसका एनालिसिस कराना चाहिए। ये तो बस ये हो गया कि भाई काम खत्म करना है, स्कूल्स में ये हो रहा है, कुछ स्कूल्स में ये हो रहा है कि फटाफट फटाफट थर्ड बुक करा दो जी, काम खत्म होता है। क्योंकि 20 नंबर की वो बुक आ रही है आपकी, 20 मार्क्स की आपका वहां से पेपर सेट हो रहा है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो बेसिकली आप कितना स्कोर करने वाले हो, इस बुक से आप 40 मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अब आप ये देख लीजिए, अब जब 40 मार्क्स इसी बुक से हमारे सेट होने हैं, तो हमें ये बुक अच्छी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और आप ये सोच लीजिए कि आपकी 40 नंबर का 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 का पार्ट बी, लेकिन ये थर्ड बुक होती है आपकी जो यहाँ से सेट हुई है। अब इसे पेपर बोर्ड ने कैसे सेट किया, मुझे तो बोर्ड करना है। मुझे कौन सा स्कूल पहले करा रहा है बाद में कराना मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो इस चीज से मतलब है कि भैया आपको पेपर कैसे तैयार करना है। ठीक, आपके सामने ये जो आपके इस बुक में अगर आप चैप्टर देखें तो एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक है आपके अकाउंटिंग रेशियो, एक आपका होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक होता है आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आप करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये सारे चैप्टर आपको बेटा करने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि बोर्ड ने पेपर कैसे सेट किया। बोर्ड ने क्या किया है कि आपके पास पहली चीज तो क्या बोली बोर्ड ने, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी पहला चैप्टर है। यहाँ पर आप क्या करने जाते हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में दो चीजें सीखते हैं। एक तो आप बैलेंस शीट सीखते हैं जो आपने पार्टनरशिप की तरह नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिफरेंट है। और एक आप सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है जो आपने 11th में सीखा था, ये स्टेटमेंट फॉर्म है। और इसका फॉर्मेट बिल्कुल इन ऑर्डर आपको लर्न करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, देयर इज नो अदर वे टू लर्न दिस फॉर्मेट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और क्वेश्चन अंदर से पूछे गए हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन हमारे आए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 27 जो पहला पार्ट बी में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एमसीक्यू वहां से पिक किया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पर 3 मार्कर क्वेश्चन दिया है, और 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी आपको चैप्टर को ढंग से करना है। ठीक है, ढंग से मतलब ढंग से। तो बेसिकली 4 नंबर का पेपर आपके फर्स्ट चैप्टर से सेट हुआ है। लेकिन जब आप ये चीज आप सीख जाते हो ना, आप ये अगर आप इसका फॉर्मेट आप सीखो, बच्चे से इग्नोर करते हैं, तो आगे के 4 चैप्टर में इसकी हेल्प बहुत, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको बहुत जगह इनडायरेक्टली हेल्प करने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन जरूर गिवन है, आने की प्रोबेबिलिटी 2 या 3 नंबर की है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आगे बहुत जगह है। तो ये करना तो आपका बनता है। दूसरा, यहाँ पे जो चीजें सीखोगे वो आपकी कंपनी अकाउंट में एक एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन 4 मार्कर कंपल्सरीली आता है। वहां पर भी यहाँ भी कवर होता है, वो वहां भी कवर होता है। वहां के लिए यहाँ से नॉलेज गेन करना अच्छा है। यहाँ का पहला क्वेश्चन वही लेवल होगा जो आप पार्ट ए में ही क्वेश्चन करेंगे, 100% वो आएगा। और किसी को अगर समझ नहीं आई मेरी बात कि कौन से क्वेश्चन की मैडम बात कर रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक दूंगी कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। वो है तो सॉल्व होता है पार्ट बी में भी, और ये पार्ट सी ये थर्ड बुक में भी सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ लाइट लेवल दिया जाता है, वहां पे टफ लेवल दिया जाता है। और वो क्वेश्चन का जो देने का तरीका है वो उसी लेवल का पार्ट बी यानी कंपनी अकाउंट से देख के दिया जाता है। और 100% वो क्वेश्चन आएगा, 99.9% तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसी बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक थ्योरी का क्वेश्चन है। इस बार इनमें से एक भी क्वेश्चन सेट नहीं हुआ, बाई चांस ये थ्योरी है। नॉर्मली यहाँ से 1 नंबर का पेपर आता था, एक क्वेश्चन आता था, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी लास्ट में पढ़ के जाना, उसमें एनालिसिस की थोड़ी थ्योरी करने के बाद। इसके बाद आपको दिया हुआ है अकाउंटिंग रेशो। यहाँ पर ना अकाउंटिंग रेशो में आपको रेशोज क्या होते हैं, 25 के करीब आपके फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न करने हैं। क्विक रेशो, करंट रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, आपका लिक्विडिटी रेशो, सोलेंसी रेशो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, और एक्टिविटी, 4 में डिवाइडेड है। और बच्चों को लगता है बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको दिखे क्वेश्चन नंबर, सॉरी मेरा जो पार्ट 3 है उसमें 28/28 लिखा है, 33/33 दिया हुआ है। अब 4 रेखा कवर किए हैं। 28/28 का मतलब क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी ये जो एमसीक्यू है 28 में जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो एक रेशो पे, और 22 का दूसरा एमसीक्यू दूसरे रेशो पे। दोनों में से आपने एक अटेम्प्ट करना है, ऑप्शनल है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 33 दिया है वो आपका 4 मार्कर है, वहां पर भी रेशोज हैं,
और वहां पर भी ऑप्शन आपको दे दिया गया है और दोनों ही क्वेश्चन रेशियोज के हैं। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन हम देखें तो 1-1 मार्कर इन्होंने आपके यहाँ से सेट कर दिए 1-1 मार्कर और ये आपके 33 क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्कर है, तो वो यहाँ से सेट कर दिया। सॉरी मैं बैक हो गई बाय मिस्टेक। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बेसिकली आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको यहाँ पे 5 मार्क्स अवार्ड होंगे, तो टोटल रेशियो से आपका 5 मार्क का पेपर है। कभी-कभी रेशियो से 8 मार्क का पेपर भी आता है, तो डोंट इग्नोर एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द चैप्टर। देखो मेहनत करोगे तभी नंबर मिलेंगे। प्लीज़ इतने सारे रेशियोज देख के और मेरी ऐसी भी वीडियो है जिसमें मैंने कुछ 25 रेशियो को कम करके 8 या 9 रेशियो में बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, बट ये मतलब नहीं है वो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया बाकी नहीं करने सारे हैं, बट वो इम्पोर्टेंट को जरूर करके जाना। मेरी उसकी वो रील भी काफी जगह स्प्रेड हुई है और उसके अलावा मैंने जब रेशियो चैप्टर की प्ले लिस्ट है वहां पर एक्सप्लेन भी किया, बताया है कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो सारे सारे सैम्पल पेपर में कवर भी हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो से इन्होंने इस बार 8 मार्क का पेपर सेट किया है। लास्ट ईयर 9 मार्क्स का पेपर सेट हुआ था और बोर्ड में आ सकता है 9 मार्क्स। ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, कैश फ्लो से भी इन्होंने इस बार एमसीक्यू एक ही दिया है। ठीक है, 28 नंबर का। ठीक है, कैश फ्लो से नहीं 29 नंबर का आपका एमसीक्यू है, दोनों में चॉइस है, दोनों ही आपके इसके कैश फ्लो के हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो भी एमसीक्यू ही है और क्वेश्चन नंबर 34 ये लॉन्ग तो बेटा आता ही आता है, जिसमें इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बीच पूरा कैश फ्लो बनवाते हैं। तो कई बार पूरा बनाते हैं, कई बार 2 ही एक्टिविटी पूछते हैं, कई बार एक का आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ही चैप्टर ट्रिकी बच्चों को लगता है, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन ये वाला 34 लास्ट होता है और कई बार बच्चे के पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं इसको करने के, क्योंकि ऊपर वाले पेपर में ही इतना टाइम लगा देते हैं और लास्ट क्वेश्चन अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सही हो जाता है। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन देता है क्योंकि क्वेश्चन का लास्ट। अच्छा, इसके बाद मुझे इन रूल से बात करनी है। ये बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये ना मैं कहूंगी अगर कोई डफर बच्चा भी है वो भी इसको गलत ना करे तो बहुत बढ़िया बात है। इससे इजी चैप्टर नहीं। पहला चैप्टर मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें हम करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, वो बनाना सीखते हैं। यहाँ पर टूल्स यूज हो रहे हैं, 2 टूल्स आप सिलेबस में यूज कर रहे हो, एक कंपैरेटिव एक कॉमन। रेशो भी एक थर्ड टूल है और आपका चौथा टूल है कैश फ्लो। वैसे 7 टूल्स होते हैं। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बनाया उनके कितने टूल्स आपके सिलेबस में है? तो आपके सिलेबस में फिर सिर्फ 4 टूल्स हैं, जिसमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक अकाउंटिंग रेशियोज है, एक आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट है, एक आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। ये जो कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट टूल है ना बेटा, एक तो एक कॉमन साइज का दिया सीबीएसई ने, एक कंपैरेटिव का दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया और जब आप करने बैठोगे ना इससे इजी चीज है नहीं। और ये फ्री के नंबर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी वो टाइम लगेगा। बट गलती क्या होती है वो भी बता दो, मोस्टली बच्चे गलती क्या होती है, मांगा होता है कॉमन साइज, बच्चे उसी का कंपैरेटिव बना देते हैं, या कंपैरेटिव मांगा होता है कॉमन साइज बना देते हैं, क्योंकि इसको एक ही दिन में करते हैं, इसको ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इस चैप्टर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये फ्री के 3 नंबर आपको मिल ही जाए, ये आप सही कर ही देंगे, ये गलत नहीं करेंगे। मतलब जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं कर रहा है ना, वो ये भी नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या ही उम्मीद करोगे वो पार्टनरशिप करेगा, उससे क्या ही उम्मीद करो वो फंक्शनल अकाउंट में करेगा, अगर वो कंपैरेटिव कॉमन साइज को भी सीख नहीं पाया तो फिर तो भाई बच्चा ही थैंकलेस, ये कहेंगे। अब आपने ले लिया ना कॉमर्स, अकाउंट पढ़नी है ना, ऑप्ट कर लिया ना, कॉमर्स के साथ ऑप्शन है आपके पास कुछ स्कूलों में कि अकाउंट्स ना लो, पर कॉमर्स विदाउट अकाउंट्स का लॉजिक क्या है, लेने की जरूरत क्या है फिर, क्योंकि आगे तो कॉमर्स तो अकाउंट बिना मतलब इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब आपके सामने ये तो मैंने डिस्कस करी कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर कैसे सेट किया, और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो भी आपके 20 नंबर है, और जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं कैश फ्लो और रेशो से पूछे जाते हैं। मैं कहती हूँ आपके पास जितने भी रेशो आपके सिलेबस में 4 रेशो तो यहाँ आ गए, 2 या 3 रेशो आपसे वाइवा में पूछते जाएंगे, तो मतलब बहुत रेशो की प्रोबेबिलिटी बहुत है। यहाँ दिख रहा है 5 नंबर का चैप्टर है, इग्नोर कर दो, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा और जब आपसे वाइवा टीचर लेगी 2 रेशो कहेगी भाई इसका फॉर्मूला बता दो, इसका सिग्निफिकेंस बता दो,
हर एक रेशियो का सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकल से पहले लर्न करके जरूर जाना। मैंने जहाँ पर रेशियो अपनी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया वहाँ मैंने सिग्निफिकेंस हर एक का समझाया और आपको बिफोर प्रैक्टिकल आपको उसका सिग्निफिकेंस समझ के जाना है कि ये रेशियो क्यों निकाला गया, ये रेशियो क्यों निकाला गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये आगे प्रैक्टिकली लाइफ में भी आपको अगर आप कॉमर्स में जा रहे हो और करियर इसी में बना रहे हो तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक बार मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखा दूँ कि जो सीबीएसई ने पेपर सेट किया है। ठीक है? ये आता है आपका पार्ट बी। अब एक क्वेश्चन क्या आता है मैडम पार्ट बी पहले करें, पार्ट ए पहले करें? चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। तो 27 क्वेश्चन आपका क्या है? एमसीक्यू है। उसके बाद 28 आपका एमसीक्यू है, मैंने बता दिया कौन से रेशियो से कवर हो रहा है। फिर 29 इन्होंने आपका कैश फ्लो से कवर किया है, जिसमें चॉइस दे दी है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पार्ट अच्छे हैं और ये लॉन्ग में भी चाहिए होते हैं। ठीक है, ये भी 30 भी आपको कैश फ्लो से कवर किया है। यहाँ पर आपसे कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट बनवा दी है, जो आपको मैंने अभी बताई, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपको दिया क्वेश्चन, ये थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर से आपका थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन कवर कर दिया है। बट इसमें आपकी एक चीज मुझे और बतानी है, यहाँ पर ये दे दिए कई बार यहाँ पर 3 मार्कर क्वेश्चन कैसा आता है, पिछले पेपर्स देखना, वो लेवल भी आ सकता है। यहाँ इस टाइम पे थ्योरी दे दिया है, बट क्या होता है कई बार मेन हेड सब हेड वाले क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दिए हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में दिए हैं, प्लीज डोंट इग्नोर। मैं तो अपने बच्चों को कराती हूँ और जो बच्चे मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो लोग भी करते जाएंगे कि वैसे वाला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वो दिया जाता है। बाकी बाई चांस इस सैम्पल पेपर में नहीं है कि आपसे बैलेंस शीट के मेन हेड और सब हेड पूछे जाते हैं, डोंट इग्नोर, दिया जाएगा। यहाँ बाई चांस नहीं है और कितने सालों से वो वाला क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है। यहाँ पर 32 क्वेश्चन वही सेट होता है, बट इस बार थ्योरी दे दिया, बट जरूरी नहीं है कि थ्योरी ही आएगी। अच्छा, अब ये 33 आपका रेशो का क्वेश्चन दिया है जी, और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये इजी है। अब यहाँ पे आपसे कुछ पोर्शन में मांगा है क्या, मेरी वीडियो देखना जहाँ पे मैंने कैसे का फॉर्मेट समझाया है। अब पूरे फॉर्मेट को सुनोगे तो लगेगा भाई साहब ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, उसको ना स्टेप बाय स्टेप सीखना है अपने टीचर से। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, एक एक पार्ट में सीखोगे, आ जाएगा, टफ नहीं है। एक बार ही देखोगे भाई इतना बड़ा फॉर्मेट कैसे होगा, वो नहीं कराने ना। टीचर की भी ना टेक्टिक होती है, आपको देख के पढ़ने बैठोगे तो नहीं होगा। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है और कैसे टीचर समझाते हैं तभी समझ आता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पेपर। अब सबसे बड़ा एक जैकपॉट क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में कि मैडम हम पार्ट ए करें या पार्ट बी करें। अब बेटा मैं तो क्या बोलती हूँ बच्चों को, मेरा जो सजेशन बेसिकली रहता है उसको बता, मैं सामने ही रखती हूँ पार्ट ए, मेरा बना हुआ है ना एनालिसिस, ये था पार्ट। पार्ट ए में आपको बेसिकली 26 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके पास 3 घंटे है ना। अब 3 घंटों में छोटी सी चीज बताती हूँ, 3 घंटे में बच्चा क्या करता है, 2 घंटे 20 मिनट में, 3 घंटे में 2 घंटा 20 मिनट में अगर पार्ट ए हो जाता है बेटा, और 2 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट कह दूंगा, और आपके बचे कितने मिनट आपके पास, 2 घंटा 20 मिनट तो चले गए, बचे कितने 40 मिनट। 40 मिनट में अगर आप पार्ट बी कर लेते हो, पार्ट ए के लिए 2 घंटा 20 मिनट, पार्ट ए बी के लिए 40 मिनट अगर आप रखते हो तो पेपर होगा। एक छोटी सी मैथ्स और बता दूं, कोई क्वेश्चन अगर आपका 6 मार्कर है 12 मिनट में पूरा होना चाहिए, क्वेश्चन अगर आपका 4 मार्कर है 8 मिनट में पूरा होना चाहिए, क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्कर है 6 मिनट में पूरा होना चाहिए, क्वेश्चन अगर आपका 1 मार्कर है 2 मिनट में पूरा होना चाहिए। ये सारी अगर मैथ लगाओगे तो पेपर आपका पूरा हो जाएगा, और आपको इस मैथ को लगाने पे आपके पास फिर भी 18 मिनट बच जाएंगे, बट 2 मिनट में एमसीक्यू करने के लिए परफेक्शन आनी चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट में करने के लिए परफेक्शन आनी चाहिए, और 6 मार्क का क्वेश्चन को 12 मिनट में करने के लिए परफेक्शन आनी चाहिए। अभी तो अभी 45-45 मिनट लग रहे हो भाई, 30-30 मिनट लग रहे हो उसी लेवल के क्वेश्चन को, लेकिन अभी आप बहुत करोगे प्रैक्टिस, प्री बोर्ड दोगे, 2-2 3 दिन प्री बोर्ड हो जाते हैं, तब तक बच्चे का परफेक्शन आ जाता है। पर जो करता नहीं है उसका नहीं आता, उसका पेपर पूरा नहीं होता। अकाउंट पे एक ही दिक्कत होती है, पेपर पूरा ही नहीं होता। पूरा करने का काम आपने करना है, कौन सी आपने यही फॉलो करनी है। अब कैसे करेंगे, पार्ट ए को
और कैसे करेंगे पार्ट बी। अब बच्चा कहता है कि मैडम पार्ट बी से पेपर शुरू कर लूँ, बिल्कुल कर लो। अगर आपको लगता है कि आप 40 मिनट में पार्ट बी पूरा कर सकते हैं, तो बिल्कुल पार्ट बी से शुरू हो जाओ और पार्ट बी 40 मिनट में जैसे ही खत्म हो वहीं खत्म करो, जितना हुआ उतना खत्म करो। ये नहीं 1.5 घंटा पार्ट बी में ही लगा रखा है, ऐसा भी होता है। बच्चा पार्ट बी से स्टार्ट करके 1.5 घंटा, टेस्ट को बनाने में मैडम बहुत देर लग गई भाई, तो फिर तो पार्ट बी के तो 26 क्वेश्चन हम भूल जाओ, 26 होने के ही नहीं। तीसरा टिप मैं एक और बताना चाहूंगी, एमसीक्यू ना रीडिंग टाइम में 15 मिनट मिलता है, दिमाग में ना उस टाइम पे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। थोड़ा बहुत तेरे टेंशन पावर होगी ना, पेपर देने जा रहे हो, तो उस टाइम पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके ब्रेन में ले आना, तब भी हेल्प हो जाएगी। तरीके अपनाने हैं, क्योंकि हम लोग को काम करना तो सिर्फ तरीके भी होते हैं, बहुत तरीके से पेपर पूरे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। अभी आपको लगेगा मिड टर्म दोगे ना, पेपर ही पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट छूट गया उसका छूट गया, और बोर्ड तक आते आते अपने को परफेक्शन तक लाना है। तो अगर ये टिप्स काम आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट तो करो। कमेंट क्यों नहीं करते हो, वीडियो तो देखते हो, कमेंट नहीं करके जाते हो, बता के तो जाओ। ऑल द बेस्ट।